कोरोना की तीसरी लहर पूरे देश भर में अपनी दस्तक दे चुकी है और जम्मू कश्मीर में भी अब कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो लगातार एसओपीज और गाइडलाइंस जारी कर रहा है। और अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर ये थर्ड वेव फैलती है तो एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा केसेस भी आ सकते हैं। अब इस तीसरी लहर से किस तरह से बचा जा सके और क्या-क्या उपाय जो है वो हमें करने चाहिए, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर निखिल महाजन जी मौजूद हैं, जो कि नारायण अस्पताल में डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे और इससे पहले भी हम कई बार इनसे बातचीत कर चुके हैं और अब थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है। अब इससे किस तरह से बचा जा सके, डॉक्टर निखिल से बातचीत करते हैं। डॉक्टर निखिल, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर निखिल, थर्ड वेव जो है वो अपनी दस्तक दे चुकी है। क्या फ़र्क है सेकंड वेव में और जब थर्ड वेव जो आ चुकी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? अगर आप थर्ड वेव को सेकेंड वेव से कंपेयर करते हैं तो इसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। और वो डिफरेंसेस का जो मेजर रीज़न है वो ये है कि जो वायरस है वो म्यूटेट करता है। वायरस जो है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता जाता है। सो जो थर्ड वेव का जो वायरस है वो अलग है, दैट इज़ ओमिक्रॉन। फ्रॉम द सेकेंड वेव जिसमें जो वायरस था उसका नाम हम डेल्टा, अलग अलग हमने नाम दिए हुए हैं। सो वो म्यूटेशंस के साथ जब चेंज होता है तो नाम चेंज हो जाते हैं। सो जब भी वायरस चेंज होता है तो काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं इसको मतलब आई विल एक्सप्लेन यू, मैं कुछ पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जैसे जो वर्ल्ड डाटा है, जो मतलब डिफरेंट हमारे जो जर्नल्स होते हैं, जो डिफरेंट लिटरेचर होता है, वो डाटा बता रहा था कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट अगर आप स्टार्ट करते हैं बिटवीन थर्ड वेव एंड सेकेंड वेव, जो थर्ड वेव में हॉस्पिटलाइजेशन रेट है इज़ अराउंड 40%। एमरजेंसी बेड की रिक्वायरमेंट जो पेशेंट्स को होगी वो 40% है, जो कि फर्स्ट और सेकेंड वेव में अराउंड 68 to 70% थी। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे कि एक्चुअली मतलब जो पेशेंट्स की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, सो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो इस बारी जो डाटा शो कर रहा है वो अराउंड 17% के अराउंड कर रहा है थर्ड वेव में पेशेंट्स को। और वही ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो सेकेंड वेव में अगर आप देखते हैं तो इट वाज 60 to 70%, विच वाज क्वाइट हाई। अब जो रिसेंटली उसके बाद डाटा आना शुरू हुआ फ्रॉम यूके, बिकॉज यूके जो बाकी कंट्रीज़ थी ये हमसे पहले हिट हो गई थी। अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन रेट देखेंगे तो फॉर एग्जांपल जर्मनी, इटली, इन सब में जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट था वो लेस देन 3% था, एंड यूके में इट वाज अराउंड 6%। सो वी आर गोइंग मोर टुवर्ड्स जर्मनी एंड इटली, बिकॉज लेस देन 3% का हॉस्पिटलाइजेशन रेट इस बार थर्ड वेव में हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक्चुअली अगर आप गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से जाएंगे तो इट इज़ लेस देन 1%। द पॉइंट इज़ दैट कि बिकॉज इस बारी जो सिवेरिटी ऑफ डिजीज़ है, 80 to 90% ऑफ लोग एसिम्टोमेटिक हैं। जब 80 to 90% लोग एसिम्टोमेटिक रहेंगे तो जो आपकी टेस्टिंग है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जिस पेशेंट को सिम्टम ही नहीं है, जिसको हाउस होल्ड में अगर एक को सिम्टम आ रहे हैं और 10 लोग रहते हैं, 9 लोग एसिम्टोमेटिक है, बिकॉज इस वायरस की जो दूसरे इंसान को इन्फेक्ट करने की क्षमता है वो बहुत हाई है। एक इंसान से दूसरे इंसान में हो जाएगा बट उसको सिम्टम्स नहीं आएंगे। मतलब 80 to 90% मतलब अगर 10 लोग एक घर में हैं तो उसमें से 8 लोग तो एसिम्टोमेटिक है, तो दो को ही सिम्टम्स आने वाले हैं। टेस्ट तो आप दो का ही कर रहे हो, जो आप वो भी अगर आपको अगर लंग की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो आप टेस्ट करवाते हो। यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी, जो इस टाइम पे फ्लू बहुत फैला हुआ था, उसी फ्लू के साथ जब ओमिक्रॉन सबको होना शुरू हुआ तो लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं लगा, फिजिशियंस को या किसी और को, कि ये एक्चुअली थर्ड वेव जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ऑलरेडी हो गई है। तो टेस्टिंग वाज वेरी लो। अगर आपको इंडिया में इस टाइम पे 2.5-3 लाख केसेस मिल रहे हैं, सो एक्चुअली इट इज़ लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग। वो केसेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड गवर्नमेंट मतलब हैज़ डन अ फैबुलस जॉब, बिकॉज जो प्रिडिक्शन था गवर्नमेंट का, इट वाज अराउंड 1.5 लाख केसेस ऑन 15th जनवरी एंड 15 लाख केसेस ऑन 15th फरवरी। एक्चुअली हम उसको क्रॉस कर जाएंगे, बिकॉज हम और एक्चुअली जो डाटा होगा वो बहुत कम होगा, बिकॉज पेशेंट एसिम्टोमेटिक रह रहे हैं, टेस्टिंग हमारी होती जा रही है, हम लोग प्रिपेयर्ड ज़्यादा थे। बिकॉज हम बाहर का डाटा के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे थे कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 6% तक गया है। हमारी प्रिपरेशन उस हिसाब से थी, एंड वायरस को उसी हिसाब से देखा गया कि नहीं, जैसे सेकेंड वेव में इतनी ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हुई तो लोग काफ़ी डरे हुए थे, उस हिसाब से हॉस्पिटलाइजेशन हुई नहीं। एंड एक्चुअली स्पीकिंग इसमें जो लंग इन्वॉल्वमेंट है, मतलब वेरी सरप्राइजिंगली जो पहले केसेस में सेकेंड वेव में या फर्स्ट वेव में 10 to 15% था, लेस देन 1% है। अगर लेस देन 1% में लंग इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो अनएक्सपेक्टेड है कि इतना ज़्यादा
ख़राब तरीके से ये वायरस जो है ये हमें या हमारे मतलब आगे पीछे लोगों को हिट करने वाला है. सो दैट इज़ वाई द हॉस्पिटलाइजेशन रेट इज़ ऑल्सो वेरी लो. अदर डिफरेंसेस इफ़ यू विल आस्क मी, इट इज़ जैसे मैंने आपको बताया वाज अबाउट द टेस्टिंग. लास्ट टाइम जो टेस्ट वायरस जब म्यूटेट हुआ तो एक इन्वेलप प्रोटीन है मतलब जीन है एस जीन, वो चेंज हुआ है इस बारी डेल्टा से ओमिक्रॉन में, जिससे यस उसको वायरस को टेस्ट करने की जो क्षमता है जो आरटीपीसीआर और रैपिड की है वो कम हो गई है. बट मुझे ऐसा लग रहा है मतलब जो गवर्नमेंट डाटा है वो ये है कि बिकॉज पेशेंट्स को अपर रेस्पिरेटरी ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं तो लोग टेस्टिंग करवा नहीं रहे. दे आर जस्ट थिंकिंग कि ये नॉर्मल फ्लू है, बिकॉज हर एक इंसान तो मेट्रो में नहीं रहता, गाँव में भी लोग रहते हैं, है ना. सो वहाँ पे तो नॉर्मल फ्लू हर बार ही आता है सर्दियों में, तो जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं जो फिजिशियंस हैं वो उसको वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं और लोग एक्चुअली ठीक हो रहे हैं. सो दे आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि इन पेशेंट्स को कोविड हुआ है. And last but not the least is the death rate. Now, if you will see the death rate, third wave में और सेकेंड वेव में जो अराउंड 2.5%, या अगर आप चाइना में देखें जब स्टार्ट हुआ था तो 3.5% का था. मोर्टेलिटी रेट डेथ रेट लेस देन 0.1% है इस बार. तो लेस देन 0.1% बहुत ही कम है. एंड बिकॉज मैंने आपको बताया लेस देन 1% में तो लंग इन्वॉल्वमेंट हो रही है, एंड डेथ होने के चांसेस हमेशा लंग इन्वॉल्वमेंट के बाद होंगे. So, these are the differences if you will ask me about this. एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है जनता जो है वो पूछना चाहती है, सेकंड वेव की अगर मैं बात करूँ तो सिम्टम जो थे वो बुखार था, जुकाम था, इस तरह के सिम्टम थे. क्या थर्ड वेव में भी वही सिम्टम है या कोई सिम्टम्स में कोई फ़र्क है इन दोनों? मेजर डिफरेंस है. जैसे मैंने आपको बताया ये जो वायरस है ये ज़्यादा इन्फेक्टिव हो गया है. ज़्यादा इन्फेक्टिव हो गया मतलब कि आप समझ लीजिए अगर आप जिसको ओमिक्रॉन हो रखा है तो अगर आप उसके साथ से गुजर भी जाएंगे ना तो यू विल एक्वायर द वायरस. तो से मतलब वायरस तो आपको पकड़ लेगा. ऑनसेट ऑफ सिम्टम बहुत अर्ली है. जैसे हम पहले फर्स्ट वेव में था कि नहीं 2 to 3 days का इंक्यूबेशन पीरियड है, पहले 3 दिन पेशेंट को कुछ नहीं होगा, चौथे पाँचवें दिन से सिम्टम होना स्टार्ट होंगे, पहले हफ्ते के अंत में लंग इन्वॉल्वमेंट होगी. इस बार ऐसा कुछ नहीं है. जैसे ही आप एक्वायर करेंगे 1 or 2 days में आपके सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे. गुड पार्ट है जो इस बार वो ये है कि जो क्लिनिकली हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स में, और जो डाटा भी आया है कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से, बिकॉज जहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो जो डाटा है दैट इज़ फेवरिंग कि अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो रहे हैं. जब हम अपर रेस्पिरेटरी बोलते हैं तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग अबव दी, मतलब गले से ऊपर गले से नीचे. सो गले से नीचे आपके लंग्स हैं. अगर लंग इन्वॉल्वमेंट हो गई तो निमोनिया है, मतलब दैट इज़ निमोनिया. लंग इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई तो मतलब ऊपर है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की फॉर्म में. सो फ़र्क ये है, जैसे पहले लास्ट वेव में कफ था तो कफ ड्राई कफ था, इस बारी जो कफ है वो बलगम के साथ है. लास्ट टाइम पेशेंट्स के नाक मतलब नेज़ल कंजेशन, नाक किसी का बंद नहीं था या रनिंग नोज़ नहीं थे पेशेंट्स को, इस बारी रनिंग नोज़ हो रहे हैं. फीवर फर्स्ट वेव में ज़्यादा हाई ग्रेड था, ऑल्दो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, बच्चों की पॉपुलेशन में इस बारी भी फीवर हाई ग्रेड जा रहा है, बट एडल्ट्स में इतना हाई ग्रेड फीवर नहीं जा रहा, 100-101 तक फीवर जा रहा है. सो लो ग्रेड फीवर इस बारी ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू दी लास्ट वेव. अदर दैन दैट बॉडी एक्स, बैक एक बहुत कॉमनली हो रहा है इस बारी. एंड लंग इन्वॉल्वमेंट जैसे मैंने आपको बताया वो लेस दैन 1% में लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ है, और इंडिया का जो डाटा है इट इज़ फेवरिंग लेस देन 1% ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी फेवरेबल. कुछ एटिपिकल सिम्टम्स हैं जो इस बारी कैटेगोरिकली देखे गए हैं पेशेंट्स में, स्पेशली उनमें जिनमें पहले लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ नहीं या पहले उनको कोविड हुआ नहीं है. इट वाज गिडीनेस, मतलब गिडीनेस मतलब चक्कर आना, एंड डिलीरियम. मतलब लोगों का ना मतलब वो कंफ्यूज से हो गए हैं, मतलब आप उनको देखेंगे तो लो ग्रेड सा फीवर होगा या वो भी नहीं होगा, और पेशेंट ना एकदम से ना आपको लगेगा बातें भूल रहे हैं, वो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट टर्म जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मतलब लोकल लैंग्वेज में. सो उस तरह से पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं. वो डिलीरियम वो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन नहीं, बट एल्डरली एज ग्रुप में अगर इस बारी कोविड हो रहा है तो ये सिम्टम इस बारी देखा गया है. तो अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम आपके घर में किसी को हो रहा है तो प्लीज़ सस्पेक्ट कि उसको कोविड, पेशेंट इज कोविड पॉजिटिव. यू शुड नो दिस. लेकिन 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन अभी बच्चों की अगर बात करूँ, अंडर 18 बच्चों की अगर बात करूँ तो उन्हें वैक्सीन अभी तक लगी नहीं. उनके लिए कितना ज़्यादा खतरा है इस समय, क्योंकि उनको वैक्सीन जो है वो नहीं लगी. बच्चों की अगर खास तौर पर बात करूँ तो सी इस वायरस के साथ ना जो अफेक्टेड एज ग्रुप है या अफेक्टेड पॉपुलेशन है वो वल्नरेबल पॉपुलेशन है. वल्नरेबल पॉपुलेशन एक कैटेगोरिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं
जिनको अपने ज़्यादा ध्यान से रखना होता है जब इस तरह की कोई पेंडेमिक फैल रहा हो, तो इस बारी का जो हमारा पेंडेमिक है, सो उसमें जो बच्चे हैं, स्पेशली जो बच्चे, जैसे बच्चों में कुछ टाइप 1 डायबिटिक होते हैं, जो डायबिटिक बच्चे होते हैं, बच्चों में ना ब्लड कैंसर्स होते हैं, थैलेसीमियाज होते हैं, ये जो पॉपुलेशन है बच्चों की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वल्नरेबल पॉपुलेशन है। इसलिए जो ऑल ओवर इंडिया इस बारी जो रेड फ्लैग है, वो पीडियाट्रिशियन, मतलब पीडियाट्रिशियंस जो है वो बड़े हाई अलर्ट पे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि छोटे बच्चों में बड़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने वाली है इस बार। एंड उसमें भी ज़्यादा लंग इन्वॉल्वमेंट के साथ वो नहीं बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो हैं वो बड़े कॉमन हो रहे हैं, और बच्चों को बड़ा हाई ग्रेड फीवर हो रहा है। सो इस तरह का अगर कोई भी सिम्टम आपके घर में किसी बच्चे को होता है, तो कंसल्ट अ पीडियाट्रिशियन। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ दवाई बताऊंगा जी आप पैरासीटामोल दे दो। नो, इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट अ डॉक्टर। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में आना है। डॉक्टर विल डिसाइड कि यार आपका मुझे सीटी स्कैन कराना है, नहीं कराना, मुझे आपको कौन सी दवाई देनी है। बट येस, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन इस टाइम पे वल्नरेबल है। उसके अलावा कुछ हार्ट पेशेंट्स होते हैं जिनका हार्ट फंक्शन कम होता है, अडल्ट्स में डायबिटिक्स होते हैं, या फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, जिनको कैंसर या इम्यूनोथेरेपी लग रही हो, कीमोथेरेपी लग रही हो, वो वल्नरेबल ग्रुप है इस बार के लिए। सो अदर दैन दैट तो पेशेंट्स आर गेटिंग अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। डेफिनेटली आपने बहुत सारे कोविड मरीजों का आपने इलाज भी किया है, बहुत सारे लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं। इस बार की अगर मैं बात करूँ तो इस बार भी मरीज़ आने हैं, क्योंकि थर्ड वेव आ चुकी है। ट्रीटमेंट किस तरह का रहेगा? क्योंकि आपने बहुत सारे कोविड पेशेंटों का अपने इलाज किया। इस बार का ट्रीटमेंट क्या अलग रहेगा? क्या किस तरह का ट्रीटमेंट रहता है अगर कोई पेशेंट आता है वो? इस बारी का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि हर पेशेंट का इस बारी HRCT टेस्ट नहीं करना है। हर पेशेंट के जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हम लास्ट सेकेंड वेव में मैं आपको बता रहा था कि 5 मार्कर्स थे, वो करने इस बारी नहीं करना है। बिकॉज पेशेंट आपके सामने कॉमन फ्लू की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, तो फ्लू वाला ट्रीटमेंट जो है वो देना होता है। जैसे इसमें हम एक एंटीबायोटिक देते हैं ताकि सेकेंडरी थ्रोट इन्फेक्शन बैक्टीरियल ना हो जाए। इसके अलावा जो नाक बह रहा है उसके लिए एंटी हिस्टामिनिक, एंटी एलर्जिक हम दवाइयाँ देते हैं, सिट्राजिन, इस तरह की दवाइयाँ देते हैं। फीवर अगर हो रहा है तो पैरासीटामोल, इंडोमिथासिन हम देते हैं। कफ हो रहा है तो एलेक्स सिरप, या मतलब कोई भी डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन कंटेनिंग सिरप हम देते हैं। सो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इस बार ही ज़्यादा देना है, रादर दैन फोकस करना कि नहीं अब इसका आज 5th डे हो गया है तो लंग इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, CT स्कैन कराते हैं। इस तरफ कम ध्यान है। इस बारी कॉमन कोल्ड की तरह इसको टैकल किया जा रहा है, एंड पेशेंट बिल्कुल ठीक हो रहे हैं उस ट्रीटमेंट से। उनको में बिल्कुल, रिकवरी ज़्यादा है, रिकवरी ज़्यादा है, आपका यही बिल्कुल कहना चाह रहे रिकवरी हैं, ज़्यादा है। रिकवरी ज़्यादा है। बिल्कुल। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा के केसेज़ जो है वो एक दिन में आएँगे, लेकिन रिकवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, डेथ रेट काफ़ी कम है। और पहली सेकंड वेव की अगर बात करूँ, अगर कोई किसी पेशेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आती थी तो उसे 15 से 16 दिन के लिए उसे क्वारंटीन रखा जाता था। इस बार कितने दिन का क्वारंटीन होगा? किसी पेशेंट, अगर किसी व्यक्ति का अगर पॉजिटिव आती है रिपोर्ट, तो वो भी 14 दिन का क्वारंटीन रहेगा या इस बार कुछ कम है? सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस रिलीज़ करी हैं उसमें उन्होंने 5 to 7 डेज़ का क्वारंटीन रखा है, 5 से 6 दिन का। 5 से 7 दिन का। ओके। एंड बोला है कि 7वें दिन आप अगर एसिम्प्टोमेटिक हैं तो विदाउट टेस्टिंग आप आके ज्वाइन कर लीजिए। इट इज़ अ डिबेटेबल इशू कि बिकॉज अगर मतलब पहले 14 दिन का था, अगर अब आपने 7 दिन का रखा है, आई थिंक गवर्नमेंट इज़ वेरी स्मार्ट। गवर्नमेंट को पता होता है कि इस बारी वेव में कितनी लंग इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। सो गवर्नमेंट के जो सलाहकार होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और उन्होंने उसी हिसाब से ये सलाहें बनाई होती हैं। बिकॉज इस तरह का कोई भी नुकसान अगर आप देखें तो किसी मरीज़ को हुआ नहीं है 5 7 दिन रेस्ट करके 8वें दिन ज्वाइन करने से। बिकॉज अगर इस तरह का एक भी केस आएगा तो उसका बहुत ह्यू एंड क्राई हो जाता है। सो आई थिंक डिसीजन अच्छा है। बाकी सेकेंड वेव में भी अंत में, बिकॉज केसेस इतने ज़्यादा हो गए थे कि क्वारंटीन के बाद हमने टेस्टिंग बंद कर दी थी। अगर आप उस, तो वो ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन अब लिया गया है। सो थर्ड वेव में इन्होंने डिसीजन लिया है कि 7 दिन के बाद आप ज्वाइन करें विदाउट अ टेस्ट, तो दैट इज़ अ गुड डिसीजन। चलिए, आखिरी में सवाल ये करना चाहूँगा, गवर्नमेंट द्वारा जम्मू कश्मीर प्रशासन की अगर बात करूँ तो गाइडलाइंस निकाली जा रही हैं, SOPs निकाली जा रही हैं। जनता को क्या राय देना चाहेंगे? आपकी क्या राय रहेगी, किस तरह से इस वेव से बचा जा सके? सी, अगर आप यूरोप को देखेंगे ना, तो यूरोप ने मास्क फ्री डिक्लेयर कर दिया है कि मास्क भी पहनने की ज़रूरत नहीं है ये, और इसको बोला है लिव विद इट, मतलब इसके साथ रहिए, ये कॉमन फ्लू की तरह आया है, ये सबको होना है। सो जब हम कम्युनिटी स्प्रेड में होते हैं ना, तो हमें पता है कि हमने एक दूसरे को देना है और हमारे घर में सबको होना है। सो प्रिकॉशंस तो वही सेकेंड वेव वाली रहेंगी कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, बट यू शुड नो एट द एंड ऑफ द डे कि हाँ ये हमें होना ही है। बहुत कम लोग हैं जो बच पाएंगे, एंड जो जिनको लग भी रहा है कि हम बच जाएंगे, वो भी, उनको भी होके ये चला जाएगा।
सो बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अगर आपको किसी भी तरह का सिम्टम होता है तो यू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड अगर आपको डॉक्टर समझाते हैं कि नहीं आप क्वारंटीन में रहें तो जस्ट वॉच फॉर योर सैचुरेशन। अगर आपको ऑल दो मैंने आपको पहले ही बोला कि लंग इन्वॉल्वमेंट लेस देन 1% केसेस में है, बट दैट इज़ ओनली थिंग दैट यू कैन डू। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमसे बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर निखिल महाजन से जो हमने कोरोना जो तीसरी वेव की शुरुआत हो चुकी है उससे किस तरह से बचा जा सके और किस तरह के सिम्टम जो हैं वो इस बार होने वाले हैं, तो ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि आपको बहुत कम घरों से बाहर निकलना है और वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत भी हो चुकी है और जनता को भी अवेयर कर दिया गया और जनता खुद अवेयर हो चुकी है कि किस तरह से कोरोना महामारी से हम बच सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें करनी हैं ताकि हमारा परिवार हम खुद स्वस्थ रहें। तो बार बार जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा भी यही आदेश दिए जा रहे हैं कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जितनी भी गाइडलाइंस या एसओपीस निकाली जाती हैं उसका आप पालन करें, तभी इस कोरोना महामारी से हम जीत हासिल कर सकते हैं। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।